देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज भी बात होगी महाराष्ट्र के सियासी दंगल की, क्योंकि आज मुकाबला और रोमांचकारी हो गया। आज भी नए दांव चले गए, लेकिन आंकड़ों के खेल में शिंदे गुट का पलड़ा फिलहाल लगातार भारी है। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि 38 विधायक तो जमा है ही, उद्धव ठाकरे को चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन उद्धव गुट की मजबूरी यह है कि वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते, लिहाजा लगातार शिंदे गुट को चुनौती और चेतावनी भेज रहे हैं। लड़ाई तो बाप तक पहुंच गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या उद्धव गुट शिवसेना स्टाइल में बिना आंकड़े की कुर्सी बचा पाएगी? क्या उद्धव सरकार का जाना तय है? क्या एकनाथ शिंदे की कुर्सी छीन जाएगी? क्या शिवसेना जो है वो पूरी तरह से बिखर जाएगी? क्या सत्ता बचाए रखने के लिए उद्धव गुट के समर्थक महाराष्ट्र में कोहराम मचाते रहेंगे? क्या महाराष्ट्र में नई सरकार के लिए अभी जंग के कई चैप्टर्स बाकी हैं? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनका जवाब हम आज की बड़ी बहस में तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट। उन्नीस में बनी शिवसेना की न चाल बदली, न चरित्र और न ही चेहरा। हिंदुत्व का भले ही ये पार्टी खुद को पुरोधा बताती हो, लेकिन उसमें उसके एक भी लक्षण दिखाई नहीं देते। ये तस्वीर उसी की बानगी है। वैसी ही गुंडागर्दी, सड़कों पर वैसा ही कोहराम, तोड़फोड़, हंगामा और दहशत बनाने का माहौल। कभी दक्षिण भारतीयों के खिलाफ दहशत बनाते थे, तो कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ, लेकिन आज मराठी मानुष के खिलाफ ही दहशत बना रहे हैं। यानी ये हालात तब भी हैं जब चैलेंज घरेलू है, झगड़ा शिवसैनिकों के बीच का है, सत्ता को लेकर टक्कर शिवसेना के अंदर की है। शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे की सत्ता को चैलेंज किया तो समर्थक हिल गए। पहले धमकाया, फिर पुचकारा, फिर बातचीत की पेशकश की, लेकिन जब एकनाथ शिंदे के सामने उद्धव की सारी पैतरेबाजी फेल हो गई तो समर्थक धमकी और मारपीट पर उतारू हो गए। उद्धव के बेटे और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे की इस बयानबाजी को सुनकर आप समझ जाएंगे कि ठाकरे खानदान को चोट कितनी गहरी लगी है। मी बोलो ठोकरे नाही, ठोकरेपेक्षा ठाकरे हे खूप पॉवरफुल आहे। फ्लोर टेस्ट आहेच ना, म्हणजे फ्लोर टेस्ट कधी ना कधीतरी होणारच आहे। पण त्या फ्लोर टेस्टच्या आधी पोतनी साहेब, एअरपोर्ट वरनं रस्ता कुठून जातो? प्रत्येक शिवसैनिक इथे उभा राहणार आहे, बघणार आहे। कदाचित ते सीआरपीएफ लावतील, कदाचित आर्मी लावतील, कदाचित वरतून हेलिकॉप्टर आणतील, रणगाड्या आणतील, आणू द्या। मी त्या बंडखोरांना एकच चॅलेंज देतोय, चला या हाऊस मध्ये आणि माझ्या समोर बसा। उद्धव साहेबांच्या पण समोर नाही, माझ्या समोर बसा, पोतनी साहेबांच्या समोर बसा। ह्याच्याहून पुढे जातो मी, आम्ही काही करणार नाही। हाताची घडी, ओठावर बोट, पण डोळ्यात डोळे घालून बघणार आहे आणि मी बोलणार आहे, काय कमी केलं तुम्हाला सांगा, तुम्ही कोणाच्या नावावर जिंकून आलात ते। आदित्य भले ही आग उगल रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को अब भी उम्मीद है कि उनके मैसेज से एकनाथ शिंदे के खेमे में गए विधायक पिघल जाएंगे और वापस अपने पास लौट आएंगे। लेकिन आग में लगातार संजय राउत भी घी डाल रहे हैं। बागियों को कल जैसी चेतावनी दी, आज भी कुछ वैसी ही हनक दिखा रहे हैं। जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। लड़ाई जब मेरे बाप तेरे बाप पर आकर टिक गई, तो शिंदे गुट ने भी गुवाहाटी से बड़ा मैसेज दिया। बाला साहेब की विरासत पर दावा ठोकने वाली शिंदे गुट ने आज महाराष्ट्र की जनता को बताया कि वो किसके अनुयायी हैं। गुवाहाटी में शिंदे गुट के विधायकों ने छत्रपति शाहूजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। हालांकि कल तक एकनाथ शिंदे गुट का दावा था, क्योंकि उनके पास शिवसेना के 55 में से 38 विधायक हैं, तो वही असली शिवसेना है और बाला साहब की विरासत के असली मालिक वही हैं। शिवसेना से बाहर बिल्कुल निकले हुए नहीं है, हम आज भी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने ये नाम रखा है कि शिवसेना बाला साहेब, क्योंकि शिवसेना वहां पे वो पार्टी का नाम है, शिवसेना बाला साहेब गट करके नाम रखा है और उस गट को रिकॉग्निशन देना चाहिए। नाम में उनको कुछ आपत्ति हो तो उसके बारे में भी ये सोच सकते हैं, लेकिन इसमें आपत्ति होने की कोई बात नहीं है। ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी ये तो पता नहीं, लेकिन शिवसैनिकों की अराजकता ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर धब्बा लगा दिया है। मुंबई, नांदेड़, थाने, पुणे और औरंगाबाद जैसे शहरों में उद्धव समर्थक आग बबूला हैं। ये शिवसैनिक लगातार तोड़फोड़ और हंगामा कर रहे हैं।
जिसके बाद बागियों के घर पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। आदित्य शिवसैनिक काफी उग्र हो रहे हैं सड़कों पर, आप क्या कहें? ये जो सेपरेटिस्ट है हमारे से, उनको डर किसका पता नहीं, शर्मिंदा तो है वो। देश की आर्थिक राजधानी के लिए सियासत का ये खेल ठीक नहीं, लोकतंत्र के लिए ये शहमात अच्छी बात नहीं। लिहाजा जो सत्ता में हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र की साख को कैसे बचाएं। गुवाहाटी में श्वेता सिंह, मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय गुप्ता, नेता शिवसेना के। आशुतोष दुबे, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। रतन शारदा जी, लेखक है, आरएसएस विचारक है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बृजमोहन जी, ये जो अयोग्यता वाला पूरा मामला है, उनका कहना है 2/3 उनके साथ है। आप कहते हैं बीजेपी में मर्ज कर जाए, वो अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये कानूनी प्रक्रिया किस तरह से आप लोग सही ले जा पाएंगे? क्योंकि अभी तक जो समझ में आ रहा है वो यही है कि 2/3 बहुमत अगर उनके साथ है, आप सोचिए सर, एक भी मंत्री विधायक शिवसेना का नहीं बचा है। अभी अभी खबर आई थी कि उदय सावंत भी निकल गए हैं, गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। देखिए अंजना जी, हाँ। एक बात स्पष्ट है कि आज महाविकास अघाड़ी के पास अपना बहुमत है। अब मुद्दा ये आता है कि अगर कुछ लोग ये कहते हैं या एक बड़ी संख्या में लोग ये कहते हैं कि हम टूट के अलग हो गए, हाँ। तो उनकी इस बात को के परीक्षण के लिए जगह कौन सी है? उनका वक्तव्य तो खाली इसमें परीक्षण नहीं हो सकता, उनके दस्तखत किया हुआ कोई ज्ञापन तो इसमें एक अधिकृत नहीं हो सकता। कानून में जो इसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है, हाँ। कि ऐसे लोग हैं उनको आके ये कहना पड़ेगा हाउस में कि हम इससे अलग हो गए। अब जब तक ये शरद पवार हाउस कह में रहे, सुनिए। ये है हमारा पार्टी का टोटल सपोर्ट उद्धव ठाकरे जी को है। हमें विश्वास है कि उनके कुछ एमएलए आसाम लेके गए, वो जब वापिस आएंगे और वोटिंग लेने का मौका मिलेगा, तब ये बात साफ होगी कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार चला सकते हैं। सर आप इतनी हलचल है महाराष्ट्र में, आप दिल्ली पहुंचे हैं, क्या मेन पर्पस है दिल्ली आने का सर? किन किन लोगों से आप मिलेंगे? किसी को मिलेंगे नहीं, पर हमारी एक मीटिंग है पार्लियामेंट में, और नॉन बीजेपी पार्टी का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, इसका हमें नॉमिनेशन भरना है, मिस्टर यशवंत सिन्हा। और यशवंत सिन्हा के नॉमिनेशन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और मुझे विश्वास है कि मैं अकेला नहीं, मगर अन्य नॉन बीजेपी पार्टी के नेता वो भी यहाँ आएंगे। अभी मैंने देखा अखिलेश दूसरे साइड से आ रहे। ये सब कल 11:30 बजे पार्लियामेंट में हम यशवंत सिन्हा जी का नॉमिनेशन भरेंगे। संजय राउत ने ये बोला है, संजय राउत ने बोला कि गुवाहाटी से 40 लाशें आएंगी। अभी उनका बयान है कि 40 लाशें गुवाहाटी से आएगी। संजय राउत ने ये बोला है, क्या आप मानते हैं कि ऐसा कहना सही है? मैंने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि अपने बाप के नाम पे वोट मांगे, इस तरह की भाषा जो होगी। तो उद्धव ठाकरे पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए, लेकिन वो कैसे आएंगे बृजमोहन जी? अगर संजय राउत खुल के धमकी देंगे, बोलेंगे मेरा एक इशारा काफी है, जाहिर तौर पर डराने, ये तो डराने का ही एक तरीका है ना, कैसे आएंगे? और आप उनको धमकियां मिल रही हैं, उन पर हमले की बात हो रही है, क्यों? अंजना जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी सरकार दोनों ही हिंसा के पक्ष में नहीं, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। लेकिन आप देखिए कि एक तासीर शब्द होता है, तासीर, जैसे पानी की तासीर ठंडक है, आग की तासीर गर्म है। अब इसको हम बदलने की अगर बात सोचे तो मैं सोचता हूँ शायद ये असंभव है। अच्छा, शिवसेना ने भी, शिवसेना का जो गठन हुआ वो उग्रता के साथ हुआ है। और ये जितने आप एमएलए जिनकी बात कह रही है, जो वहां पे असम में जाके बैठे हैं, ये सब तो उसी के हिस्से रहे हैं। तो आज ये किस बात से डर रहे हैं? हिंसा और हमले को तासीर बताकर जस्टिफाई कर रहे हैं आज। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे अब तो भारतीय जनता पार्टी की तासीर, मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की तासीर क्या है? अगर अपन बात करें तो ये कहा जाएगा कि ये इसकी तासीर जो है हिंदूवाद के लिए है। क्या गलत होगी ये बात कहना? चूंकि वो तासीर हमें पसंद नहीं आ रही है,
इसलिए हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। पर ये तो सबों को मालूम है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी और हम सब लोग कोई हिंसा किसी के पर हमला पक्षधर कर नहीं दे, है। जाके दफ्तर तोड़ दे, धमकियां दे, और ये तो इनका तासीर है जी, ये तो कर सकते हैं। अंजना जी, मैं आपसे कोई बात कहना जस्टिफिकेशन है चाहता हूं। सर, नहीं अंजना जी, मैं justification जस्टिफिकेशन नहीं कह रहा, मैं जो एक कैरेक्टर है मैं उसकी बात कह तासीर रहा हूँ। वासीर नहीं चलता सर, तासीर और अच्छा, एक कैरेक्टर बात नहीं बताइए। चलता है कि कैरेक्टर के नाम पर आप किसी के घर पर हमला कर दें, ये सब नहीं चल सकता है। एक बात बताइए। आपको आज क्यों डरना पड़ रहा है उन विधायकों को? आज उन विधायकों को क्यों डरना पड़ रहा है मैं तो बताइए? कह रहा हूँ ना, वो तो प्रोडक्टिव वहां से निकले हुए, जब उनके पास उनको डरने की बहुमत जरूरत क्या है, उनके पास बहुमत है, उनके तो पास बहुमत है सर। बहुमत कैसे? अच्छा आप अंजना जी बताइए, इस जब दो पक्ष विवाद कर रहे हो तो अंततः गत्वा इसका फैसला कहाँ होगा? एक निर्धारित जो कानून की प्रक्रिया है बिल्कुल उसी के वहीं तहत पर हो होगा। पाएगा। अब कानून की प्रक्रिया क्या है? लेकिन एक तरफ आप डराएंगे, धमकाएंगे, दूसरी तरफ कहेंगे कि आते क्यों नहीं है, ये तो अलग सी बात हो गई ना। ये कैसे चल सकता है सर? ये कैसे चल सकता है? आप कहेंगे ये तो इनकी तासीर है, गरम तेवर के हैं, उसके बाद आप कहेंगे कि आते क्यों नहीं है। कोई अपने आप को खतरे में क्यों डालेगा? क्यों खतरे में डालेगा? आप सोचिए सर, आज भी अगर विश्वास होता उद्धव ठाकरे पर तो एक के बाद एक नेता, विधायक, मंत्री थोड़ी जा रहे होते सर। क्या नैतिकता अब कोई सवाल नहीं रह गया है? पैरों के नीचे की जमीन खिसकी हुई और अभी एहसास ही नहीं हो पा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। अंजना जी, मैं आपसे फिर एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग जा रहे हैं जब वहां से आएंगे तब पता लगेगा कि एक्चुअली कौन किसके साथ है। इसी बात से तो वो लोग जो अपने आप को रिबेल कह रहे हैं वो हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे अपने आने की? अरे सर, सावंत जी तो आप ही के साथ थे ना, अभी तक तो सावंत जी यहीं पे थे ना, कल तक भी वो मिले होंगे ना उद्धव ठाकरे से, बैठक में शामिल हुए थे ना, उनको नहीं रोक पाया? रोकने की जरूरत ही नहीं है, जिन पे हमारा अपना विश्वास है उनको क्यों रोकेंगे हम? जाने दें उनको। अभी आप कह रहे हैं ना जबरन सबको रखा हुआ है। बोल चुके। अरे आपने ये कहा ना उनको जबरन रखा हुआ है, कल तक तो आपके साथ थे ना उदय सावंत, वो भी चले गए फुर। मैंने कब कहा कि जितने लोग जा रहे हैं सभी को जबरन रखा हुआ है? जो लोग, कुछ लोग गए भी हैं, अपने मन से गए और वहां जाके क्या कर रहे हैं ये आने वाले समय में हाउस में पता लगेगा। तस्वीरें देखिए सर, वहां हैप्पी बर्थडे मन रहा है, देखिए ये सब। फुल स्क्रीन दिखाइए सर को, सुनाइए जरा, इसमें से कौन डरा हुआ था? ये देखिए गुलदस्ता, हैप्पी बर्थडे फोटो। जी मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि डरे हुए लोग हैं। सारे के सारे विधायक यहाँ पर है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू, सुनाइए। ये आने से आ क्यों नहीं रहे? आठवण ठेवून मुंबईत गेल्या सगळ्या देवाला पार्ट्या मुंबईत ब्रिजमोहन जी, मैंने पैर देखा छू रहे अंजना एकनाथ जी। शिंदे का 30-35 तो इसी वीडियो में दिख रहे हैं जिनको मैंने गिन लिया। अंजना जी मैं और कहाँ इनकार कर रहा हूँ? इनको जबरदस्ती रखा हुआ है, मतलब ये तो एक मैंने चुटकुला क्या है ना सर। मैंने अंजना जी नहीं कहा कि जबरदस्त करता। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो लोग वहां पे इतने निश्चिंत हैं तो क्यों नहीं वो इसी प्रकार से मुंबई में आ जाते हैं? क्यों नहीं अपने हाउस में आके तय कर लें? किसने कहा? अगर हाउस में ये तय हो जाएगा कि उनके पास बहुमत है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब एक मिनट भी मुख्यमंत्री के पद पे रहना पसंद करेंगे? या महाविकास अघाड़ी कभी ये कहेगी कि हमको सत्ता में रहना है? ठीक है, मैं इस पर मैं रतन शारदा जी से जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक बागी विधायक जुड़ रहे हैं। ठीक है, एक करेक्शन है इसमें, जो ये नरेंद्र भोंडेकर हैं जिनका बर्थडे वहां पर मनाया जा रहा है। गुप्ता जी को दिखाइए पहले। गुप्ता जी हैप्पी बर्थडे विश करेंगे अपने विधायक को। वैसे एक बात बताइए आप मुझे कि इस हॉल के अंदर एक भी कोई होटल का कर्मचारी नहीं है, कोई भी इधर उधर का आदमी नहीं है, मतलब क्या ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये कैद में हो किसी में? एक 5 स्टार होटल के अंदर कुछ कर्मचारी होते हैं जो चाय कॉफी पानी कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। आज तक जितने वीडियो आपने हमें दिखाई, दूसरे चैनलों ने भी दिखाई, आपने भी दिखाई, उसके अंदर, उस हॉल के अंदर सिर्फ वो विधायक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है होटल का कि जो कि आ रहा हो जा रहा हो। तो क्या ये एक होटल के अंदर कैद खाना सा नहीं लगता? मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि अगर ये
इसके अंदर होटल के कुछ ठीक है। कर्मचारी होते। ठीक है, अब आपकी जो ये फरमाइश है वो पहुंच गई होगी, तो अगला वीडियो जो ये गुट बनाए उसमें वो होटल के कर्मचारी आपको देखने हैं गुप्ता जी। कुछ कोई भी आदमी नहीं है यहाँ पे, पब्लिक का एक आदमी नहीं है, कोई होटल का कर्मचारी नहीं। किसी 5 स्टार होटल के अंदर कहीं ऐसा होता है कि जहां पर कोई बैरा ना हो, कोई दूसरे अधिकारी ना हो, एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा यहाँ पर। ठीक है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र से भागे फिरते हैं वो सरकार क्या गिराएंगे, जितनी मर्जी ऊंचाइयों पे उठते चले जाएं, एक दिन धड़ाम से जमीन पे जरूर आएंगे। अच्छा, शायर भी निकल गया आपके अंदर का। तो शायरी तो संजय राउत जी हम करते ही रहते हैं समय समय पर। आप अब जो भावनाओं को आहत करेंगे तो भावनाएं तो व्यक्त होंगी। लेकिन अब शायरी करते करते शोर बहुत होने लगा है। तुम्हारा बाप, अब ये तो किसी को गाली देने के बराबर है ना कि तुम्हारा बाप एक वहां बैठा है, एक बाप दिल्ली में है, एक बाप गुजरात में है, उनके नाम पर वोट मांगो। अब अगर कोई विधायक ये बात करता है कि हम नई पार्टी बना रहे हैं, उसका नाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे रखने वाले हैं, तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे क्यों रखने वाले हैं? फिर दूसरा, इन्हें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि एक नई पार्टी बनाने में कम से कम 6 महीने से लेके साल लगता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में नई पार्टी बन जाती है। सिंबल मिलने में वर्षों लग जाते हैं, 5 से 10 वर्ष, 20-20 साल भी लग जाते हैं। मतलब कौन ये दूध पीते बच्चे की तरह से जैसे बात करते हैं पार्टी बनाने की, इस तरह से बात करें, दूध पीता बच्चा को ये गए कि मैं जहाज उड़ाने वाला हूँ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना इतना आसान नहीं होता कि 2 महीने में, 4 महीने में कोई पॉलिटिकल पार्टी बन जाए और उसको सिंबल मिल जाए। दूध पीता बच्चा कौन साबित होता है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा संजय जी। आज पलड़ा एकनाथ शिंदे का भारी है, और एकनाथ शिंदे वो नेता हैं जो केक भी खिला रहे हैं, पैर भी विधायक उनके छू रहे हैं, और उनके साथ इस वक्त आंकड़ा ऐसा है जो आप लोगों के लिए, आप सोचिए एक मंत्री नहीं बचा आपके साथ जो शिवसेना का विधायक हो। मिस्टर गुप्ता, किस लिए गए हैं, किस लिए नहीं गए, क्या पता। उनसे बात करने गए हैं, जायजा लेने गए हैं, वो कितने विधायक वहां के साथ है, कितने नहीं है। मौसम देखने, रतन शाह अगर हमारे साथी, ठीक है, मौसम देखने गए हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने गए हैं। मॉल का मौसम कैसा है? रतन शारदा जी, लेकिन इस बात में पूरा दम है, आना मुंबई ही पड़ेगा। और जब आपको सिक्योरिटी अब दी जा रही है, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है कुछ विधायकों को, वहां पर राज्यपाल कह रहे हैं मुंबई पुलिस के कमिश्नर से, फिर क्यों नहीं आ रहे ये लोग? 30 जून तक एक्सटेंशन कर लिया है होटल के। देखिए, पहले एक मजेदार बात बताऊं मैं कि इनके जो आजकल उद्धव ठाकरे के गुरु बने हुए हैं शरद पवार जी, इन्होंने 1978 में अपने गुरु वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराई थी, इस बात को लेकर कि उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उनकी बेइज्जती कर दी, उनके और उनके साथियों की, और खुद चीफ मिनिस्टर बने थे। तो ये लॉयल्टी की बात करें, ये लोग बात करें अपने गुरु की, तो बड़ा हास्यास्पद है। जिस तरह के आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ये भी बड़े हास्यास्पद है। एक व्यक्ति ने सही कहा कि ये बहुमत सिद्ध करने की जगह कौन सी है? उस जगह है असेंबली। तो भैया असेंबली, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जैसा हम कह रहे थे पहले कि अब शायरी शोर में तब्दील हो रहा है, क्योंकि बागियों पर संजय राउत का बयान, जो 40 लोग वहां हैं वो जिंदा लाशें हैं, ये कहा है संजय राउत। जो 40 बागी वहां पर मौजूद हैं वो जिंदा लाशें हैं, यहां सिर्फ उनके शरीर वापस आएंगे। इसका क्या मतलब है? 40 विधायकों के शव यहां लौटेंगे, इसका क्या मतलब है? मिस्टर गुप्ता, एक सेकंड सर, एक बार मिस्टर गुप्ता, इसका क्या मतलब है? ये क्या बोल रहे हैं वो? देखिए, इसका अभी उन्होंने जो कहा है सुना तो नहीं हमने, आपने बताया अब किस सेंस में कहा है, कि भावनाओं के उसमें कहा है, या कोई भी व्यक्ति, कोई पॉलिटिकल लीडर जब होता है वो किसी ना किसी आस्था के साथ जुड़ा होता है। जब उसकी आस्था किसी पार्टी के साथ मर जाती है तो फिर वो इंसान का शरीर ही क्या रह जाता है। तो ये बात हो सकती है। यहाँ उनके शव आएंगे कह देंगे, इसलिए सब यहाँ लौटेंगे। अब जो वो कह रहे हैं उनको हम कहते पोस्टमार्टम के लिए विधानसभा भेजेंगे, संजय राउत कह रहे हैं। तो वो जिस सेंस में कह रहे हैं वो सुनवाइए पहले, उसके बाद प्रतिक्रिया दी जा सकती है। जिस तरह से आप कह रही हैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। ठीक है, जैसे ही वो आवाज आ रही है सामने, वैसे हम लोग जो भी लिख रहे हैं आज तक पर वो वर्ड टू वर्ड ही लिख रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी यकीन नहीं है तो थोड़ा सा इंतजार भी कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा है, रतन शारदा जी आप इस पर बोल रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा था कि इस सारी समस्या, जो सारा इस समय बवाल मचा, उस बवाल की जड़ में संजय राउत खुद हैं, जिन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ा नहीं है और इलेक्टेड लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, अन्य पार्टियों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, अजीब तरह के ये शब्द उपयोग करते हैं बड़े बड़े नेताओं के लिए। तो इनकी तो छोड़ दीजिए। मेरा ये कहना है कि जिन लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि ये यहाँ पर आके देखें, उनको पता होना चाहिए कि सारे के सारे एमएलए
उसी जड़ में से, इन्होंने जो कहा ना तासीर, उसी तासीर में से निकले हैं। और अगर वो सड़कों पे आ गए तो शिवसेना के लिए जो आज की शिवसेना उसको समस्या हो जाएगी। ये चैलेंज आज से 3 दिन पहले एनसीपी ने दिया था, हिंट दे दिया था कि ये लोग सड़क पर आ सकते हैं। उसका अर्थ एनसीपी ने और शिवसेना ने सही लगाया और सड़क पर उतर आए। लेकिन वन वे स्ट्रीट है ये, जिस दिन 2 वे हो गई तो आप सोचिए महाराष्ट्र का क्या हाल होगा। ये बिल्कुल गलत है। आप जनतंत्र को मानते हैं, सीधा है कि आप असेंबली बुलाइए, आपको पता है कि आपके साथ नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि वहां वो सैर करने गए हैं और यहाँ संजय राउत कह रहे हैं 40 ये लाशें हैं। तो अगर संजय राउत को पता है कि 40 लाशें वहां पड़ी हैं तो भाई असेंबली की बुला लो, असेंबली बुला लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जस्टिस मिश्रा ने सचिन पायलट के समय, assume a leader has lost the faith of persons while remaining in the party, they can't be disqualified. Then this will become a tool and no one can raise one's voice. The voice of dissent in a democracy cannot be suppressed. ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और आप उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, झारखंड, ये 2005 से लेकर अब तक के बार बार कोर्ट्स ने कहा है कि अगर ऐसी कोई समस्या हो तो 24 घंटे के अंदर असेंबली बुलाई जाए और वोट कराए जाए। जिस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लोग बात कर रहे हैं वो कानूनन बिल्कुल टिकती नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर कोई एमएल आए न आए, उससे असेंबली के अंदर का उसका जो बर्ताव है उसका आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर वह असेंबली में व्हिप जारी करते हैं किसी इलेक्शन, किसी बात के लिए, और उसको मान्य नहीं करते तो आप उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। डिस्क्वालीफाई करने की इनकी असेंबली में जाने की हिम्मत है नहीं, इनकी जमीन पर लड़ने की हिम्मत नहीं। उनकी एब्सेंस में जमीन पर लोग उतर रहे हैं जिनको उकसाने के लिए इनको 7 दिन लगे। 7 दिन तक इनके बंदे सड़क पे नहीं उतरे थे कि अब 10 दिन हो गए, मुझे याद नहीं आ रहा। अब ये 3 दिन पहले एनसीपी के हिंट से ये सड़क पे उतरे हैं। तो इनका चाल चरित्र सारा जो इनकी गुंडागर्दी है ये लोग देख रहे हैं। अगर ये विधायक वापस आए असेंबली के सेशन के पहले, ठीक है, ब्रिजमोहन जी एक जवाब देना चाहते हैं। ब्रिजमोहन जी ये देखिए, रतन जी ने, संजय राउत पीसी कर रहे हैं, ये लिए चलते हैं आपको। 1 सेकंड आ रही हूँ ब्रिजमोहन जी। व्यासपीठावरील शिवसेनेचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी, विश्वनाथजी नेरुरकर, विलास पोतनीस, संजय घाडी, म्हणजे सगळेच ज्याने या मुंबईमध्ये आणि जो विभाग क्रमांक 1 मध्ये वर्षानुवर्ष शिवसेनेचा बालेकिल्ला, शिवसेनेची खिंड लढवत ठेवली, असे शेकडो शिवसैनिक, हजारो। मी व्यासपीठावरून समोर पाहत होतो, व्यासपीठावरून माझा आवाज येणार, माझा आवाज आता गुवाहाटीपर्यंत पण पोहोचतो, ऐकता मी पाहिलं की माझ्या समोर हे सगळे जुने शिवसैनिक आहेत। बाळा राणे असतील, दारूवाले असतील, सगळे ज्याने वर्षानुवर्ष ही संघटना वाढवली, उभी केली आणि आजही त्याच उमेदीमध्ये समोर बसलेले आहेत। ही शिवसेना तुम्ही कशी हायजॅक करणार? महिला पहा, मी आता इथून उद्धव साहेबांना फोटो पाठवला, त्यांना जरा माझ्याशी बोलायचं होतं। मी म्हटलं कसं बोलणार, समोर बघा काय आहे ते। संपूर्ण मुंबईमध्ये अशा प्रकारचे मेळावे सुरू आहेत। गुवाहाटीला आपण पण जाऊन यायला पाहिजे। ते एक आमदार आहे कोणतरी, शहाजी बापू का काय म्हणतो, लई चांगले डोंगर आहे, झाड आहे, पाणी आहे, मग महाराष्ट्रात का स्मशान आहे का? हा, महाराष्ट्रात डोंगर नाही, अरे महाराष्ट्रात हॉटेल नाही। रॅडिसन ब्लू मध्ये मी आतापर्यंत 10 वेळा राहिलोय, मला माहिती आहे रॅडिसन ब्लू काय ते।
तिकडले मुख्यमंत्री आहेत हेमंत बिस्व शर्मा. संजय राउत अभी मराठी में बोल रहे हैं, कुछ गुवाहाटी, हेमंत बिस्व शर्मा सब पर जिक्र और चर्चा कर रहे हैं. जैसे ही हिंदी में वो कुछ बोलते हैं, हम आपको लिए चलेंगे. बृजमोहन जी जवाब दीजिए, ये इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है सर. हम शव भेजेंगे विधानसभा पोस्टमार्टम के लिए और फिर आप कहते हैं कि आते क्यों नहीं है, चौपाटी कर रहे हैं. देखिए कि संजय राउत साहब की वो एक बहुत ही गंभीर राजनेता हैं और लगातार राज्यसभा के सदस्य सामना जैसे पत्र के वो प्रमुख संपादक है. तो उनकी किसी भी भाषा को या किसी भी बात पे टिप्पणी करने का अधिकार तो मुझको नहीं है. लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि उसके भावार्थ को समझना भी जरूरी होगा कि पॉलिटिकल लैंग्वेज, कोई ये फिजिकल एसेसिनेशन की बात नहीं चल रही है कि ये एक पॉलिटिकल लैंग्वेज. जहाँ पर हिंसा और हमला हो रहा है, ये बहाना नहीं चलेगा बृजमोहन जी. ये शायरी रखे अपने घर में. जहां पर हिंसा, हमला, दफ्तरों पर, तानाजी के दफ्तर पर हमला हुआ है, वहां पर अब शव आएगा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे. यहां तक बोलने की नौबत आ गई. ऐसा अंजना जी मेरी एक बात सुन लीजिएगा. देखिए कि जिन लोगों ने हमले किए हैं निश्चित रूप से शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के ये, लेकिन ये हैं किनके? ये उन्हीं विधायकों के जो वहां पर जाके बैठे हैं. उनके विधायकों ने, उनके जो समर्थक लोग हैं जिन्होंने उनको विधानसभा में चुनाव जितवाने के लिए खून पसीना एक किया, सालों से उनके साथ कर रहे हैं, वो इनके इस हरकत से परेशान होकर उनके यहाँ पे अटैक कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए महाराष्ट्र की पुलिस पूरी तरह से काम कर रही है. पूरी मुंबई के अंदर धारा 144 लगाई गई है और किसी को भी इस ढंग की हरकत करने से रोकने के लिए पूरी तौर से पुलिस को खुली छूट दी गई है. अगर धारा 144 सड़कों पे क्या कर रहे हैं? रोकने का धारा 144 नहीं है, रोकने का काम कौन करेगा? जिनके समर्थक है, जिनके समर्थक है वही तो रोकेंगे. धारा 144 नहीं. अंजना जी सुनिए, पुलिस रोकेगी, पुलिस रोकेगी. गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है. आपने कल कहा था सर कि धारा 144 हमने लगा दिया है. ये तस्वीरें देखिए, कहा जा रहा है ये कोई धारा नहीं है, इनके लिए कोई कानून नहीं है. कानून केवल विरोधकों के लिए है. रुकिए, 40 दिन लोगों को जेल में रख सकते हैं बिना किसी कारण के. नहीं, ये इनकी सरकार है. बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप. और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? अरे उत्तर प्रदेश में क्या किया आपके चीफ मिनिस्टर ने? आपने कहा आपको उत्तर प्रदेश में लगी हुई है, 216 लोग ये जो सड़कों पे उतरे हुए हैं गिरफ्तार किए हैं. आपको महाराष्ट्र दिख रहा है. मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूँ. आप मुझे बताइए कि रुके बृजमोहन जी को पूरा कर लेने दीजिए. रतन जी एक साथ प्लीज. रतन जी, मिस्टर रतन जी को तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है. रतन जी करके नहीं, एक तो इन्होंने कानून की व्याख्या गलत की. देखिए दर्द किसको है? कौन ये कह रहा है कि हम पार्टी से अलग हटकर हमारा एक गुट तैयार हो गया है और हमारे पास बहुमत है? ये शिवसेना तो नहीं कह रही है. ये बात कहने का अधिकार ये कौन कह रहा है? एकनाथ शिंदे जी का ग्रुप कह रहा है. उनको आना चाहिए विधानसभा में. हम क्यों बुलाए? आप बताइए हमें क्या जरूरत है? हम तो वहां पर पूरी तौर से, एक बात सुन लीजिए, मैं उन सारी शक्तियों को पूरी तौर से. अधिवेशन कौन बुलाएगा? आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए. आप बताइए अधिवेशन कौन बुलाएगा? क्यों बुलाएंगे? आपको बुलाना पड़ेगा. आपको तो पता है बहुमत है कि नहीं, आपको सिद्ध करना है. कोर्ट ने बार बार कहा है कि अगर कोई शक होता है तो आप असेंबली में आइए. रतन जी, आप हमारी सरकार करेंगे को सड़कों पे, आप असेंबली नहीं बुलाएंगे. आपके अंदर हिम्मत नहीं है असेंबली बुलाने की. आप बार बार धमकियां देंगे, असेंबली नहीं बुलाएंगे. ठीक है, एक एक करके. कानून से जुड़ा हुआ है. ये मुद्दा कानून से जुड़ा है. क्या आपके गवर्नर साहब ने गलत शब्द? तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है असेंबली बुलाओ. मैंने आपको गिना दिया. कानून ये कहता है कि हाईकोर्ट ने सुना दिए. मैदान में नहीं पता आपको? आप प्रबुद्ध हैं आप लोग, एनसीपी के लोग दिन रात दाव खेलते हैं. आपको सीधा स्टैंड इस मामले में कानून बार बार कहता है कि असेंबली बुलाओ, प्रोटेस्ट करो. आप प्रोटेस्ट करिए. यहाँ आकर बहुत भाषण देने के बजाय, सड़कों पे भाषण देने के बजाय, शिवसेना के लोगों के घरों पे आप असेंबली बुलाइए. आपको सड़कों पे क्यों खून खराबा चाहिए? बताइए मुझे. आपको सड़कों पे तमाशा क्यों चाहिए? चलिए ठीक है, मैं माने को दिखाइए. आशुतोष दुबे जी, आशुतोष दुबे एक सेकंड. आशुतोष दुबे, उनके साथ काम किया वो लोग हैं. कानून की बात वो लोग हैं, फिर भी कानून संभालना अभी आप ही का काम है बृजमोहन जी, भूलिएगा मत. मैं वही बोलना चाहूंगा. अंजना जी 2 मिनट मुझे दीजिए. बड़ी खबर गिरफ्तारी है. फिर दुबे जी आपसे इस पर प्रतिक्रिया लूंगी. महाराष्ट्र के राज्यपाल ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है. महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 47 एमएलए के परिवार वालों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार धमकियां मिल रही हैं.
38 विधायक इन 47 में से शिवसेना के हैं और 9 निर्दलीय हैं। आशुतोष दुबे, सुरक्षा के इंतजाम हो रहे हैं, अब पहुंचना चाहिए, उन्हें आना चाहिए मुंबई, लेकिन उससे पहले ऋतिक फोन लाइन पर जुड़े। ऋतिक, जल्दी से बताइए, परिवारों को सुरक्षा देने के लिए लिखा है राज्यपाल ने चिट्ठी में डीजीपी को। जी, राज्यपाल ने ये भी लिखा है कि 25 तारीख को उनको इस तरह की जानकारी मिली कि इन परिवारों की जो सुरक्षा है वो हटा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने परिवारों की सुरक्षा हटा दी और अब जो स्थिति महाराष्ट्र में है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है, जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं, उसके चलते डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर दोनों तुरंत इन परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराए, इस तरह के आदेश राज्यपाल ने दिए हुए हैं। धन्यवाद आपका ऋतिक के तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी कैसे अब परिवार वालों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है, ये सिर्फ वर्बली नहीं बोला जा रहा है, चिट्ठी के जरिए, ताकि सब कुछ रिकॉर्ड पर रहे। आज ऐसी नौबत आ गई है। लेकिन आशुतोष दुबे, जब इस तरह के इंतजाम हो रहे हैं तो 30 जून तक एक्सटेंशन क्यों कराया होटल में? आना पड़ेगा ना मुंबई। अभी तो यही छवि जा रही है कि भागे हुए हैं, आदित्य ठाकरे से लेकर सारे कह रहे हैं कि वो भागे हुए हैं, उनको आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये लोग कह रहे हैं भागे हुए हैं, जो ये लोग कह रहे हैं कि ये डर गए हैं, जो ये लोग कह रहे हैं कि कानून और व्यवस्था की बातें कर रहे हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव जी अभी कानून और व्यवस्था की बात कर रहे थे। मैं इसी शिवसेना की 10 उपलब्धियां सुनाना चाहूंगा। पहली उपलब्धि है, आज भी मुझे वो पालघर साधुओं की हंसी याद है, जो वो निर्मम जिस तरह से उनकी हत्या की गई थी और निहत्थे खड़े थे और बोल रहे थे। 800 लोगों का इंट्रोगेशन हुआ था, उसमें 160 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें से अभी मैं आपको शांति से सुना था। 2 मिनट मेरा भी सुन लीजिए, 2 मिनट मेरा भी सुन लीजिए। 10 उपलब्धियां आपको सुननी पड़ेगी। 6 साल के अंदर 40 से ज्यादा साधुओं की हत्या की गई है, मार मार के, एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। आप उससे जवाब दीजिए देश को। पालघर की बात करते हैं, पालघर साधु हो गया, सुशांत सिंह राजपूत हो गया, कंगना रनावत का घर हो गया। रुक जाइए, ठीक है बृजमोहन जी, आपने अपना पॉइंट कह दिया ना, अब सुनिए उनकी बात। चारपा जी, अब चिट्ठी भी दिखा रहे हैं। राज्यपाल ने जो चिट्ठी लिखी है डीजीपी को, एक सेकेंड, राज्यपाल ने जो चिट्ठी लिखी है डीजीपी को, वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि सेफ्टी ऑफ देयर होम्स एंड फैमिलीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोवोकेटिव एंड थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स बीइंग मेड बाय सर्टेन पॉलिटिकल लीडर्स। नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन जो धमकियां और बार बार उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि आप सुरक्षा दीजिए उनके परिवारों को। मिस्टर दुबे, बात पूरी कीजिए। ये वही सुना रहा था, पहली उपलब्धि थी शिवसेना की, जो शिवसेना वर्सेस शिवसेना आज 2 गठ हुए हैं। ये क्यों हुए हैं? एक पालघर साधु की हत्या, दूसरा सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई थी, तीसरा जब कंगना रनावत का घर तोड़ा गया था, और जो ये निखिल भामरे सुनना होले, इन लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत जो गिरफ्तार किया गया था, उसकी उपलब्धि है शिवसेना वर्सेस शिवसेना। अर्नब गोस्वामी को जिस तरह पुराने केस में फंसाया गया था, उसकी उपलब्धि है शिवसेना वर्सेस शिवसेना। वडाला रेसिडेंट का जो इंसान था जिसे मारकर उसका हेड शो किया गया था, उसकी उपलब्धि है शिवसेना वर्सेस शिवसेना। मैंने आपसे पूछा आज के कॉन्टेक्स्ट में सवाल, आप मुझे बताने लगे कहानी और इतिहास। अपना कहानी और इतिहास ज्ञान को अपने पास रखिए, अपने कहानी और इतिहास ज्ञान को अपने पास रखिए। जो मैंने सवाल किया उसका जवाब है आपके पास, आना मुंबई पड़ेगा। बिल्कुल है, तो उस पर बोलिए ना, क्या आप इधर उधर के केसेस उठा के यहाँ गिना रहे बैठ के? नहीं, जरूरी है, क्योंकि यहाँ बृजमोहन श्रीवास्तव जी कानून और न्याय व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो उनको कानून और न्याय व्यवस्था में अभी भी बहुत चीजें पेंडिंग पड़ी है, वो बताना जरूरी था। दसियों केस हर स्टेट के निकल जाएंगे, यही करते हैं, फिर सारे स्टेट के केसेस निकालते हैं। 10 आप गिनाइए, वो 10 बीजेपी के गिनाएंगे। जो पूछा उस पर जवाब दीजिए मिस्टर दुबे। हाँ, तो ये देखिए, ये शिवसेना का आंतरिक मामला है, लेकिन आंतरिक मामला होने के बाद भी जिस तरह शिवसेना के पार्टी प्रमुख अपनी ही पार्टी को, एमएलए को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता के मनों में एक सवाल जरूर उठता है, क्या जो अपने पार्टी प्रमुख है वो राज्य को संभाल पाएंगे? क्या वो उस काबिल है? ये सवाल उठना स्वाभाविक है। 2.5 साल बाद जब चुनाव होगा उसमें देख लेंगे, उसमें पता लग जाएगा। गुप्ता जी, जब जाएंगे। गुप्ता जी, परिवारों को सुरक्षा देनी पड़ रही है, राज्यपाल चिट्ठी लिख रहे हैं, ये आप लोगों पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। शिवसेना के विधायकों को अपने ही राज्य में उनके परिवारों को खतरा। मिस्टर गुप्ता,
तो जो कृत्य है वो कर रहे हैं। आप एक बात ये भी देखिए कि लोगों की भावनाओं को किस तरह से रोका जाए। आप ये देखिए किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर, जिस तरह से महाराष्ट्र के विधायक जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह की बातें आ रही हैं, क्या मतलब अगर उन्हें अगर मान भावना है तो विरोध होगा, नारेबाजी होगी, थोड़ी ना उनकी जान को खतरा हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात ये बताइए कि जो बातें वो गुवाहाटी में बैठ करके कह रहे हैं, यही बातें अगर उद्धव जी कह रहे हैं मेरे सामने आकर के कह दीजिए मैं हर चीज करने के लिए तैयार था, तो क्या उन्हें उद्धव जी से नहीं कहना चाहिए था? जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, जिस पार्टी ने उन्हें विधायक चुना, जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया, क्या मतलब वो ये क्या कहे कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आओ सरदार बहुत आपको शाबाशी देंगे? क्या वो जो काम कर रहे हैं, क्या वो जो काम कर रहे हैं वो शाबाशी देने लायक है? मतलब लोग अपना गुस्सा भी व्यक्त ना करें। जिन विधायक, जिन लोगों ने उन्हें वोट करके शिवसेना का नेता बनाया, शिवसेना का विधायक बनाया, और आज वो जिस तरह की बातें जिस तरह से कर, हम मान लेते हैं कि जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो शायद सही भी हो, लेकिन क्या वो तरीका सही हो सकता है? क्या उन्हें ये सब बातें सबको मिलकर के एक साथ उद्धव जी के सामने नहीं कहनी चाहिए थी? और अगर वो नहीं मानते तो अपने घर बैठ जाते त्याग पत्र देकर के कि हम इसका विरोध करते हैं और हम अपने घर बैठे हैं, हम पार्टी के साथ नहीं जुड़ते, इस तरह से करते तो सही। रतन शारदा जी, मुझे हंसी आ रही है। जिस चीफ मिनिस्टर ने 2 साल घर नहीं छोड़ा, किसी विधायक को नहीं मिले, सरकारी दफ्तर में नहीं गए, वो आज कह रहे कि उनके सामने आके बात करो। जिस चीफ मिनिस्टर ने कहा तारीफ कोविड हो गया, प्रधानमंत्री साहब ने की है। आपको उनके काम की तारीफ प्रधानमंत्री साहब ने की, उनके काम की तारीफ सुप्रीम कोर्ट मीडिया ने की। आप वो बातें कहते हैं जो होती नहीं है, पाल करके साधुओं की बातें बोले, हिंदुओं ने ही मारा था उनको। आशुतोष दुबे किस तरह की बातें करते हैं आप, किस लिए लेके आए पाल करके साधुओं के मामले को? आप कौन से मामले लेके आते हो? गलत चीज के तरीके से गलत बात को आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप बहका रहे हो एमएलए को, उनको वो चीज दिखा रहे हैं जो है ही नहीं, ना कानून में है ना वो। मैं दुबे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रतन शारदा बोल रहा हूँ, मैं दुबे नहीं बोल रहा हूँ। शारदा जी आप भी इसी किस्म की बात करेंगे, अभी मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं केवल कानून की बात कर रहा हूँ। गुप्ता जी सुन लीजिए, गुंडागर्दी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पिछले इतने दिनों से महाराष्ट्र में सरकार नहीं, 8 मंत्री उठ के गुवाहाटी तो फिर क्या है? अगर आपको सरकार नहीं है, अरे फिर आप टोके जा रहे हैं। अंजना जी समझाइए इनको जरा, सरकार ने तो क्या था फिर? इनको समझाइए जरा। एक एक करके मैं जवाब लूंगी ना आपसे गुप्ता जी। अरे मिस्टर गुप्ता मैं जवाब लूंगी, प्लीज उनको बोलने दीजिए। मिस्टर शारदा, लोगों को सरकार चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात चली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस प्रकार से आप भटका नहीं सकते, 24 घंटे के अंदर आप ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लीजिए वरना हॉर्स ट्रेडिंग होगी। यही लोग कर्नाटक में ये कहकर गए थे कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, जल्दी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराओ। इन्हीं लोगों ने जब वहां पर सरकारों को डर चला, यही चला, राजस्थान में नहीं चला, यही चला सरकार का, यही सुप्रीम कोर्ट का रुख था। तो आप कानून को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आपको लोगों को सरकार नहीं देनी। आप ये बताइए संजय जी, राज्यपाल साहब ने भी लिखा है कि शिवसेना के विधायकों को और उनके परिवारों को सुरक्षा देने के लिए। शिवसेना के विधायक हैं, बिल्कुल सही है, अभी वो पार्टी के विधायक ही हैं। अभी वो जो बात कह रहे हैं इस बात को सही से नहीं कहा जा सकता कि वो कितने उस चीज के साथ है जितने वो कह रहे हैं, वो अपने मन से कह रहे हैं या किसी के दबाव में कह रहे हैं। जब तक वो पार्टी से छूट कर नहीं आते तब तक, अरे अभी आपने कहा पार्टी से नहीं आते। मिस्टर शारदा प्लीज, शारदा जी प्लीज अपनी अपनी बारी में प्लीज आवाज नीचे कीजिए, सिर्फ जिसका नाम ले उसी की आवाज जाएगी, प्लीज शाउटिंग मैच नहीं। मिस्टर गुप्ता, देखिए वहां पर जितने भी विधायक हैं उनकी किसी भी बात को अभी हम विश्वास नहीं कर सकते उस पर कि कितने विधायक ऐसे हैं जो इस बात को कह रहे हैं, कितने नहीं है। जब तक कि वो उस होटल के कैद खाने से निकल करके महाराष्ट्र में नहीं आते, जब तक वो महाराष्ट्र में आकर के खुले मन से इस बात को नहीं कहते, तब तक उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी जिस तरह की होटल में पोजीशन है और बाहर जितनी पुलिस फोर्सेज है और जिस तरह से बीजेपी के मुख्यमंत्री उनसे आकर के मिल रहे हैं और जिस तरह से हवा में घूम रहे हैं, वो उनकी किसी भी रिलेवेंसी का विश्वास नहीं किया जा सकता। जब तक वो महाराष्ट्र में आकर के इसी बात को नहीं करेंगे जो वो कह रहे हैं, तब तक विश्वास करने की कोई बात नहीं है। और हम अपनी बात हम तो धमकी देते रहेंगे, हम तो डराते रहेंगे, हम तो उकसाने वाले बयान देते रहेंगे, वो खतरा मोल ले वो है। हाँ। हम उन्हें बुलाना चाहते हैं, हम उन्हें महाराष्ट्र में लाना चाहते हैं। विधायक वो महाराष्ट्र के हैं, गुवाहाटी असम के नहीं है, गुजरात के नहीं है। ऐसा नहीं हमारे देश के अंदर के चुनाव तो है महाराष्ट्र में और वोट करेंगे गुजरात के लोग या गुवाहाटी के लोग। महाराष्ट्र में चुनाव है तो महाराष्ट्र के लोग ही चुनाव के अंदर वोट करेंगे। अभी ये प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ, जिस दिन ये प्रोसीजर शुरू हो जाएगा उस दिन देखेंगे कि कौन से विधायक किस स्टेट के अंदर चुनाव लड़ेंगे और किस स्टेट से अंदर वो नॉमिनेशन भरेंगे। ठीक है, अब जवाब सुनिएगा रतन जी, छोटा सा जवाब, फिर आ रही हूँ ब्रिजमोहन जी।
छोटा सा जवाब वही है जो उन्हें पहले दिया था कि जो इनके गुरु हैं शरद पवार, उन्होंने भी पार्टी तोड़ के खुद चीफ मिनिस्टर बने थे। आज उनकी आप मोरालिटी की बातें करते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ, आखिरी बार नहीं हुआ। अगर आप आपके एमपीएलए के इच्छा के विरुद्ध ऐसी पार्टी के साथ समझौता करेंगे जिनके साथ उनके आने वाले इलेक्शन में बचने का कोई चांस नहीं, जीतने का कोई चांस नहीं, आपको समझा रहे हैं, उनको आपने अपने बंगलों में घुसने नहीं दिया, कभी उनकी बात नहीं सुनी, वो अगर आज अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि अगर उनको अगली बार भी जीत कर आना है और उनकी सरकार में कोई कहना नहीं था, केवल एनसीपी की सरकार करके लोगों का काम हो रहा था और किसी का हो नहीं रहा था। उद्धव ठाकरे तो अपना सारा टेलीफोन के ऊपर ही काम करते थे। इस हालत में आज अगर वो कह रहे हैं तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए थी। धमकाने से कुछ नहीं होगा। उनका पॉलिटिकल भविष्य शिवसेना का पॉलिटिकल भविष्य है। आपको भविष्यवाणी करता हूं, अगर आपने इसी तरह जारी रखा, आने वाले इलेक्शन में आपका सफाया होगा, या बिल्कुल बांध लीजिए। तो जी के सामने बैठ करके कहते सभी बातें और वो नहीं मानते तो अपने घर बैठ जाते, रिजाइन दे देते। यही तो उनकी शिकायत है कि टाइम नहीं दे रहे थे, यही तो शिकायत है गुप्ता जी। सबकी सुई वहीं पर अटकी हुई है। लेकिन बृजमोहन जी, अगर उनको यहाँ आना है और चाहते हैं कि जो अधर में मामला महाराष्ट्र का लटका हुआ है, तो ये उकसावे वाले बयान बंद करने चाहिए। लेकिन इनके तेवर तो और बढ़ रहे हैं। कल बाप पर बात आई थी। सिंधे जी साथ ही गए आदित्य के क्या? आइए आप ही एंकरिंग कर लीजिए। गुप्ता जी आइए, आप ही एंकरिंग कर लीजिए। सर आज के एंकर आप हैं, आप ही कीजिए एंकर। आपने तो कहा टाइम नहीं देते थे, अभी अयोध्या गए थे तो क्या एकनाथ शिंदे साथ नहीं थे आदित्य जी के? मतलब क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं कि टाइम नहीं देते? बृजमोहन जी आपका जवाब देंगे। आप एंकर नहीं है ना, तो प्लीज वेट कीजिएगा ना, थोड़ा सा तो वेट कीजिएगा बृजमोहन जी। अंजना जी देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि ना इत्तेफाकी है, तभी ये लोग महाराष्ट्र छोड़ के असम गए थे, इससे तो कोई इनकार नहीं करना। लेकिन अंततोगत्वा इसका हल कैसे निकले? इसका हल ये तो नहीं हो सकता कि वहां से बैठकर वो कह दे कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब इस्तीफा दे दे और शारदा साहब की बात मान के। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 30 मई को ही सीएम पद शिंदे को ऑफर किया गया था। ये आदित्य ठाकरे का बयान, आदित्य ठाकरे का ये बड़ा बयान है कि 30 मई को ही सीएम पद शिंदे को ऑफर किया गया। यानी क्या इस तरह की बात पहले हुई थी? अब इस पर तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई जानकारी दे पाएगा। बृजमोहन जी, ऐसा अगर है तो बात सीएम पद की नहीं है, बात विचारधारा की है। बात है कांग्रेस और एनसीपी आप लोगों के साथ सरकार में नहीं रहना चाहते हैं वो। अंजना जी, विचारधारा की जो बात कह रहे हैं, 2015 में इन्होंने खुद ने पब्लिक एड्रेस किया था, इन्होंने एकनाथ शिंदे साहब पे, मैंने वो वीडियो सुना है जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने अनर्गल आरोप लगाए थे और ये कहा था कि एक क्षण भी हमको इस सरकार के साथ नहीं रहना चाहिए। अब मैं उस बयान को याद करूं या जो आज ये कह रहे हैं उसको याद करूं, आप बताइए मुझको। तो ये सारे कंट्रडिक्शन है, ये एक्सक्यूज है जो राजनीति में किए जाते हैं। जब हमको किसी का साथ छोड़ना है तो कोई ना कोई कमी तो हम बताएंगे। अगर पद की लालसा होती सर तो सीएम वाली कुर्सी ले लेते। अब ये अगर उनको पद की लालसा नहीं है तो फिर किसके क्या करना चाहते हैं वो? कांग्रेस एनसीपी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, यही कहा है उन्होंने। वो छुड़ाना चाहते हैं ना, तो बैठ के किसके साथ फैसला करना पड़ेगा उन्हें? तो कह रहे बीजेपी के साथ गठबंधन कीजिए, ये कह रहे हैं वो। देखिए अंजना जी, ये टोटल अगर मैं मानूं कि ये 40 विधायक वहां हैं, अगर मैं नहीं मानता 40 विधायक वहां हैं, पर फिर भी अगर मान लें कि 40 विधायक वहां हैं, तो क्या 40 विधायक की पूरी शिवसेना है? शिवसेना के बाकी के कार्यकर्ताओं का कोई औचित्य नहीं, उनके कार्यकारियों का कोई मतलब नहीं, उनकी जिले की इकाइयों का कोई मतलब नहीं, उनके पार्षद नगर पंचायतों के लोगों का 30 मई को ही सीएम पद शिंदे को ऑफर किया गया था।